Assalamu alaikum class. Welcome to the subject of crime scene investigation. I am your teacher Miss Sera Zahid. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्राइम एंड क्राइम सीन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्राइम होता क्या है। अ क्राइम इज़ अ कमीशन और ओमिशन ऑफ एनी एक्ट which is prohibited or required by a penal code of an organized political state to which some punishment or sanction is attached। इसका क्या मतलब हुआ? क्राइम कोई भी ऐसी चीज़ का करना है या उससे रुकना है जो आपको मना हो। कोई चीज़ करना आपको मना हो और आप वो चीज़ करो, या कोई चीज़ आपको करने को कहा गया हो और वो आप ना करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मर्डर करना किसी का अलाउ नहीं है किसी भी जगह पर, तो आप किसी इंसान का कत्ल कर दो तो ये क्या हुआ? आपने कुछ कमिट कर दिया है जो कि अलाउ नहीं है। और टैक्स देना सब पर फ़र्ज़ है, ठीक है, लेकिन आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो आप कोई चीज़ ओमिट कर रहे हो, तो ये भी क्राइम है। तो क्राइम क्या है? कमीशन और ओमिशन ऑफ एनी एक्ट जो कि करना मना हो, प्रोहिबिट हो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी गवर्नमेंट के अंडर, किसी एक वेल डिफाइंड पॉलिटिकल स्टेट, किसी गवर्नमेंट के अंदर जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, वहाँ पर कोई भी काम को कोई भी ऐसा काम करना जो मना हो वो क्राइम कहलाता है, जिसको करने की वजह से आपको पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी पड़ेगी, या आपको उसका ऑल्टरनेट कुछ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया है तो आप जेल में जाओगे, या तो आपको पूरी ज़िंदगी की सज़ा मिलेगी या फिर आपको भी फांसी दे दी जाएगी। तो क्राइम की कोई ना कोई सज़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये तो एक बड़े लेवल की बात हो रही है ना। अब क्राइम डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरह का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना ओवरऑल, तो वहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कत्ल कर दोगे किसी का तो वो क्राइम है। अकॉर्डिंग टू हमारा लॉ वो एक क्राइम है जिसके ऊपर आप पकड़े जाओगे। आप रॉबरी करके भागोगे तो वो एक क्राइम है और उस पर भी आप पकड़े जाओगे। आप चोरी करोगे तो हम लोग उनके तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है ना कि अगर मेरी बेटी भी यही कर रही होती तो मैं चाहे उनके भी हाथ काट देता। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसको करने की वजह से आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम में आपको पता है कि चीटिंग अलाउ नहीं है और आप चीटिंग कर रहे हो और आप पकड़े गए हो, तो आप वो एक क्राइम हुआ, वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्राइम हुआ और उसकी वजह से आपको पड़ेगी पेनल्टी में आपको फ़ाइन भी हो सकता है, आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है, आप वो दोबारा सब्जेक्ट रिपीट भी कर सकते हो। कभी ये जितने बड़े बड़े नोटिस बोर्ड से लगे हुए होते हैं ऑडिटोरियम के आसपास, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो उसको कभी पढ़ना, उस पर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं। तो किसी भी स्टेट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अलावा कोई काम करना या टैक्स पे ना करना, कोई काम करना या कोई काम ना करना, जिसको करने या ना करने की वजह से आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हो, वो कहलाता है क्राइम। अब क्राइम की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैलनी कौन सा क्राइम होता है? पनिशेबल बाय डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर इन अ स्टेट प्रिजन। अब डिफरेंट क्राइम्स की वजह से डिफरेंट पनिशमेंट्स होती हैं, डिफरेंट क्राइम की डिफरेंट पनिशमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने चोरी किया है तो कोई आपको फांसी की सज़ा नहीं देगा, फांसी की सज़ा सिर्फ उसको मिलती है जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल टेररिज्म की, किसका कत्ल किया हो, इस तरह के केसेस में होता है। तो अब उसके हिसाब से क्राइम को डिफरेंट कंडीशंस और क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है कि फैलनी वो होती है कि जिसकी वजह से पनिशेबल बाय डेथ, कि उसके अंदर आपको 1 साल से ज़्यादा की सज़ा मिले या आपको सज़ाए मौत मिले, वो वाले क्राइम्स होते हैं फैलनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी का मर्डर किया है, टेररिज्म किया है, रेप है, बलगरी है, ट्रीजन है, बहुत बड़ा कोई आपने लूट लिया है, बैंक लूट लिया है, बहुत बड़ी कोई चीज़, हथियार कोई हाथ मारा है आपने, तो वो होगी फैलनी। आगे है हमारे पास
मिसडिमीनर होता है पनिशेबल बाय फाइन, कि जिसके अंदर आपको फ़ाइन दे के छोड़ दिया जाए, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर इन अ लोकल और कंट्री जेल। फॉर एग्जांपल आपने कोई चोरी कर ली या पब्लिक इंटॉक्सिफिकेशन की, मतलब पब्लिकली कोई काम किया है पर टेररिज्म से कम का ही काम किया, कोई वायलेशन कर दी है, या कोई किसी को मारा पिटा है, या आप वेंडलिज्म कर रहे हो, घूम फिर रहे हो फजूल में, तंग कर रहे हो लोगों को, इस तरह के काम है, तो वहाँ पे आपको फ़ाइन देकर, फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो आपने अगर एग्ज़ाम में जो है वो चीटिंग की है, तो फिर वो किस में आएगा, मिसडिमीनर में आएगा, कि आपको उससे फ़ाइन मिलेगा। फिर आता है हमारे पास इनफ्रैक्शन और वायलेशन, कि आपने कोई रूल को वायलेट किया है। माइनर ऑफेंसेस, कोई छोटी छोटी बातें जो हैं गवर्नमेंट की आपने नहीं मानी है, उस स्टेट की आपने नहीं मानी है, जिसकी वजह से आपको फ़ाइन हो रहा है। जैसे माइनर ट्रैफिक वायलेशन कर दिया आपने कूड़ा करके बाहर फेंक रहे हो, आप डिस्टर्ब कर रहे हो पीस को, आप घूमते फिर रहे हो फजूल में, नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हो, लोगों को तंग कर रहे हो, आसपास के घरों में शोर आ जा रहा है आपकी वजह से, तो ऐसे छोटे छोटे फ़ाइन जिसकी वजह से लोगों को तंगी हो रही है, वो आएंगे वायलेशंस में, और उसमें आपको पास फ़ाइन होता है आपको। अब एक क्राइम में डिफरेंट अलग अलग टर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले आपने सबसे ज़्यादा टर्म सुनी होगी, वो है सस्पेक्ट क्या होता है? जिस पर्सन के बारे में हम सोचते हैं कि इसने क्राइम किया होगा, मतलब जिसके ऊपर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि यही हो सकता है जो क्रिमिनल है, लेकिन अभी उसके ऊपर उसने क्राइम किया है या नहीं किया है ये बात प्रूफ नहीं हुई है, तो वो होते हैं सस्पेक्ट, कि जिसके ऊपर लग रहा हो कि ये हो सकता है, पर्सन थॉट टू बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, कि ये हो सकता है दया, वो वाला इंसान जो होगा वो होगा सस्पेक्ट। Accomplice person associated with someone suspected of committing a crime. Accomplice वो इंसान होता है जो किसी क्रिमिनल का साथी हो, मतलब उसने क्राइम नहीं किया है लेकिन वो उसकी टीम में है, तो वो होगा accomplice। और एलिबी क्या होते हैं? एलिबी वो स्टेटमेंट होती है ऑफ वेयर अ सस्पेक्ट वाज एट द टाइम ऑफ द क्राइम। एलिबी होती है वो स्टेटमेंट कि जब हम देखते हैं कि वो अगर कोई इंसान सस्पेक्ट है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सस्पेक्ट है? हम पहले पता करेंगे ना कि वो इंसान उस टाइम के ऊपर किस जगह पर मौजूद था, तो वो जो स्टेटमेंट होगी कि वो किस जगह पर मौजूद था, वो वाले जो बात होगी वो कहलाती है एलिबी। और आपको पता है कि जब भी कोई क्राइम सीन होता है तो वहाँ पे लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स इट्स ट्रेसेस, कि जब भी कोई इंसान किसी इंसान को टच करता है, कोई ना कोई चीज़ वो अपने साथ लेके जा रहा होता है और कोई ना कोई चीज़ वो छोड़ के जा रहा होता है। With contact between two items, there will always be a transfer of material. The longer or more intense the contact, the greater the amount of trace evidence present. कि जितना ज़्यादा देर तक कांटेक्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा एविडेंसेस जो हैं वो एक्सचेंज होंगे। ये हमारा कहलाता है लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, जो कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की बेस है। अब क्राइम तो हमें पता चल गया क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो रूल्स और रेगुलेशन के ख़िलाफ़ होगी वो होगी क्राइम। और अब क्राइम सीन क्या होगा? जिस जगह के ऊपर आप वो रूल्स और रेगुलेशंस की जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, जिस जगह के ऊपर आप वो क्राइम कर रहे हो, वो कहलाएगा क्राइम सीन। एनी फिजिकल लोकेशन इन विच अ क्राइम हैज़ अकर्ड और इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अकर्ड, कोई भी ऐसी फिजिकल जगह, फॉर एग्जांपल एक कमरा, बाथरूम, क्लासरूम, बाहर का सहन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर क्राइम हुआ हो या हमें सस्पेक्ट हो, हमें लगता हो कि वहाँ ही हुआ होगा, वो जगह कहलाती है क्राइम सीन। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे एक गार्डन है और वहाँ पर जो है क्राइम हुआ है, तो वो वाली सारी की सारी जगह ये वाला क्राइम कहाँ हुआ है? ये किसी लॉन में, किसी के गार्डन में, किसी पार्क में हुआ है। और ये देखो ये क्राइम सीन है, ये क्राइम सीन कहाँ पर हुआ है? किसी फॉरेस्ट में हुआ है, दरख्त हैं आसपास, तो वो उसका क्राइम सीन, ये क्राइम सीन है फॉरेस्ट, और वो क्राइम सीन है कोई पार्क। अब क्राइम सीन की बहुत सारी और डेफिनेशंस भी हैं, हम उसको डिफरेंट तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अ डायनामिक एनवायरनमेंट विच बिगन्स टू चेंज इमीडिएटली आफ्टर द क्रिमिनल एक्शन अकर्स, द लॉन्गर द इंटरवल बिटवीन द क्राइम एंड द इन्वेस्टिगेशन, द लेस द सीन रिजेंबल द ओरिजिनल। ये तो हमने भी पढ़ा था ना, हमने रूल्स ऑफ फोरेंसिक्स के अंदर जो हमने लास्ट पढ़े थे उसमें यही देखा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम
हमारे पास एविडेंस जो है वो लॉस होता जाता है, क्राइम सीन चेंज होता जाता है, क्योंकि हर चीज़ वैसी नहीं रहती है। हमने देखा था फाइबर अगर हेयर हो तो वो तो आराम से उड़ जाते हैं, वो तो हमें मिलेंगे ही नहीं अगर हम फ़ौरन से वहाँ नहीं जाएंगे। इसके अलावा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अगर सुबह को क्राइम हुआ है और हम शाम को जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारा डाटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्राइम सीन जो है वो कीप ऑन चेंजिंग, एक डायनामिक इन्वायरमेंट होती है कि जो चेंज होती जा रही होती है। जब जितना जल्दी हम उस क्राइम सीन के ऊपर जाके उसको प्रिजर्व करके इन्वेस्टिगेट ना कर लें, जितना जल्दी हम वो करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें एविडेंस मिलेगा, और जितनी देर से हम उस क्राइम सीन के ऊपर पहुंचेंगे उतना ही हमें उस केस को सॉल्व करने में मसला होगा। तो क्राइम सीन एक डायनामिक इन्वायरमेंट है जो हमेशा चेंज होती रहती है और हमारे पास एविडेंस लॉस्ट होता रहता है। Crime scene investigation is the beginning point for the successful use of physical evidence by the forensic laboratory and the criminal investigator. तो crime scene investigation वो starting point है जहाँ से हम investigate करना start करते हैं। किस जगह से investigate करना start करेंगे? Obviously जहाँ पर crime हुआ है उस जगह के ऊपर जाके investigate करेंगे ना, क्योंकि हमें सारे के सारे evidences वहीं से मिलेंगे। सारे के सारे फिजिकल एविडेंसेस, जो कोई भी चीज़ हमने उठा के लैब में भेजनी है वो सारी की सारी हमें उस क्राइम सीन पे मिलेगी। तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी क्राइम को, किसी भी चीज़ को, किसी भी केस को रिजॉल्व करने के लिए। वहाँ से ही हमें सारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगे और हम फिर उसको प्रिजर्व करके लैबोरेटरी में भेजेंगे, और फिर लैब वाले जो हैं वो उसके ऊपर टेस्ट लगाएंगे और फिर हमें अपने रिज़ल्ट भेजेंगे, और फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है आगे से आगे बढ़ती जाएगी। क्राइम सीन्स आर नेवर कंसिस्टेंट, ठीक है। और एक और बात ये कि हमेशा हर क्राइम सीन दूसरे क्राइम सीन से डिफरेंट होगा। हर क्राइम सीन यूनिक होगा क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट होंगी। हर क्रिमिनल सेम तरह से तो नहीं मारेगा ना अगले बंदे को, हर क्राइम सेम तरह से तो नहीं हुआ होता, हर क्राइम यूनिक होता है, तो हर क्राइम सीन भी डिफरेंट होगा। दे आर ऑलवेज इनकन्सिस्टेंट, ईच वन प्रेजेंट एन इन्वेस्टिगेटर विद अ न्यू चैलेंज। और हर क्राइम सीन के ऊपर इन्वेस्टिगेटर को न्यू चैलेंजेस मिल रहे होते हैं। द इन्वेस्टिगेटर बिकम्स पार्ट ऑफ द क्राइम सीन, प्रोसेसिंग द सीन विल ऑल्टर इट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, क्राइम सीन कीप ऑन चेंजिंग, हम ये कह रहे हैं ना, जैसे ही वो क्राइम सीन के ऊपर इन्वेस्टिगेटर पहुंचेगा, पहले उस क्राइम सीन के ऊपर कोई नहीं था, अब वो इन्वेस्टिगेटर पहुंच गया तो उस इन्वेस्टिगेटर की प्रेजेंस की वजह से क्राइम सीन चेंज हुआ, वो भी तो ऐड हो गया ना उसके अंदर। जब वो प्रोसेस कर रहा होगा, चीज़ें उठा रहा होगा, तब भी क्राइम सीन चेंज होता जा रहा है, कोई ना कोई चीज़ कम होती जा रही है ना जो हम उठा के प्रिजर्व कर रहे हैं। ऑल्टरनेशन कैन बी मिनिमल और मेजर, और वो ऑल्टरनेशन कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना कंटेमिनेट कर रहे हैं उस जगह को। ऑल्टरनेशन कैन बी डेलिबरेट और अनकॉन्शियस। ऑल्टरनेशंस क्राइम सीन के ऊपर हम जानबूझ के भी कर सकते हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि हमें ना पता चले और वो कंटेमिनेशन हो जाए। लेकिन जो बात यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि क्राइम सीन इज़ कीप ऑन चेंजिंग। क्राइम सीन इज़ डायनामिक एनवायरनमेंट जो कि हम हर टाइम हर सेकंड के साथ बदलता जा रहा है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, successful high quality crime scene investigation is a simple methodological process। अब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान सी बात है, इसमें हमने मद्देनज़र क्या रखना है कि कम से कम कंटामिनेट किया जाए और जितना भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाए। कि आपने क्राइम सीन के ऊपर जाके खुद ही से अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं उठाना शुरू कर देनी है। जो चीज़ लिखी गई है, जो चीज़ बताई गई है, वैसे ही आपने जाना है ताकि कम से कम कंटामिनेशन हो उस जगह के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस आप तसल्ली से उठा सको। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, it is not rigid, it follows a set of principles and procedures that are reasonable and ensure that all physical evidence is discovered and investigated with the result that justice is served। तो वही बताया हुआ है कि ये कोई रिजिड बात नहीं है कि ऐसे कहा हुआ है तो ऐसे ही करना है, ज़रूरी नहीं है। हर क्राइम सीन मैंने कहा यूनिक होगा, तो उस जगह के ऊपर जब ऑफिसर जाएगा तो वो खुद जो है जज करेगा कि अब उसको इस सीन के अकॉर्डिंग क्या काम पहले करना चाहिए और क्या काम बाद में करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एविडेंस वो उठा सके और जस्टिस सर्व की जा सके। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, क्या ऑब्जेक्टिव होगा? is to recognize, preserve, collect, interpret and reconstruct all the relevant physical evidence at the crime scene।
कि वो सबसे से ज़्यादा एविडेंसेस को रिकॉग्नाइज़ करके प्रिजर्व करे, कलेक्ट करे और उसको इंटरप्रेट करे रिजल्ट्स, और फिर रिकन्स्ट्रक्ट करे कि सच में ऐसा सब कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर एट द एंड कोर्ट में लेके जाए और वो केस जीत जाए। तो हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन बेहतरीन तरीके से करेंगे तो ही एट द एंड किसी इंसान को जस्टिस मिलेगा। अगर आपने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ही अच्छी तरीके से नहीं की, आप एविडेंस वहीं जाके भूल आए हो, आप उसको कलेक्ट करते हुए कंटामिनेट कर दिया है, आप पूरी चीज़ उठाकर नहीं लाए हो, तो आपको भी पता है कि क्राइम सीन बार बार चेंज हो रहा है। एक ही दफ़ा आपको मौका मिलेगा चीज़ें उठाने का, अगर तभी नहीं उठाई तो उसके बाद आप 10,000 दफ़ा वहाँ चले जाओ, वो चीज़ वैसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि क्राइम सीन इज़ गोइंग टू बी चेंज। हर एक सेकंड के साथ एविडेंस कम होता जा रहा है। जो एविडेंस आपको फर्स्ट टाइम पे मिल रहा होगा वो एविडेंस आपको सेकंड या थर्ड टाइम के ऊपर नहीं मिल रहा होगा। तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो प्रोटोकॉल सेट हैं, जो कंडीशन सेट हैं कि सबसे पहले आपने जाके क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है ताकि जस्टिस सर्व हो सके, और यही आपका काम होना चाहिए। Every crime scene is unique, and with experience, a crime scene investigator become able to use logical and systematic approach to investigate even the most challenging crime scenes to a successful conclusion. अब हम देखते हैं कि क्राइम सीन को डिफरेंट तरह पे क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कि क्राइम सीन कौन सी लोकेशन के ऊपर होगा, इंडोर है या आउटडोर है, या प्राइमरी क्राइम सीन है या वो सेकेंडरी क्राइम सीन है। अब देखो, क्राइम सीन कैन बी डिफाइंड as according to the location of the crime. Primary crime scene and secondary crime scene. Primary crime scene वो crime scene होगा जहाँ पर originally crime हुआ हो। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है ना कि एक इंसान का कत्ल किया हमने कमरे में, और उसके बाद उस जो मर्डरर है वो उसको घसीटता दूसरे कमरे में जाके या अलमारी में जाके छुपा दिया उसने वो लाश, और ख़ुद चला गया। तो जिस जगह पे उसने कत्ल किया, जिस कमरे में उसने कत्ल किया, जिस जगह पे उसने कत्ल किया, वो है प्राइमरी क्राइम सीन। और जहाँ से हमें डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी तो हमें उसकी मिल रही है ना कबर्ड में से, तो वो जो कबर्ड है वो है सेकेंडरी क्राइम सीन। तो अगर कोई ऐसा क्राइम सीन हो, बहुत सारे क्राइम सीन ऐसे आपको मिलेंगे जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होगे कि इस तरह जिसमें दो क्राइम सीन्स होंगे, कि एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा, तो उसके हिसाब से आप क्राइम सीन को डिफरेंट तरह क्लासीफाई करते हो। फिर है क्राइम सीन में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज़। अब अकॉर्डिंग टू साइज़ का मतलब क्या है कि वो क्राइम सीन मैक्रोस्कोपिक है या माइक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये कि बहुत बड़ी जगह के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक कमरे के अंदर क्राइम हुआ है, एक जगह के ऊपर क्राइम सीन हुआ है जो हमें दिख रहा है कि ये वाली जगह यहाँ पे क्राइम हुआ है, तो किसी का मर्डर हुआ है, तो वो होगा मैक्रोस्कोपिक क्राइम सीन, एक बड़ी जगह के ऊपर है, कंप्राइज्ड ऑफ मैनी क्राइम सीन्स। गन शॉट्स एंड विक्टम्स बॉडी डम्प्ड इनटू द फील्ड। बड़ा क्राइम सीन क्या होगा, जैसे कि एक इंसान की डेड बॉडी आपको मिली है एक बहुत बड़े खेत में पड़ी हुई, तो अब वो जो पूरा का पूरा खेत है वो हमारा क्राइम सीन होगा। और माइक्रोस्कोपिक क्या होगा, ट्रेस एविडेंस फाउंड ऑन टू द बॉडी, गन शॉट रेजिड्यूज और टायर ट्रेड मार्क्स। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेस एविडेंसेस मिल रहे हैं तो हमें नहीं पता ना कि एक्चुअली में क्राइम कहाँ हुआ है, तो वो क्राइम सीन जो होगा वो ट्रेस एविडेंस वाला, जो बहुत माइन्यूट क्राइम सीन की जगह होगी वो कहलाएगा माइक्रोस्कोपिक क्राइम सीन। अच्छा, अब आगे क्राइम सीन को आल्सो भी गोइंग टू बी क्लासिफाइड एज टाइप्स ऑफ क्राइम्स, कि किस किस्म का क्राइम हुआ है उस जगह के ऊपर। होमिसाइड हुआ है, रॉबरी हुई है, बलगरी हुई है, कि उसके हिसाब से डिफरेंट होगा, कि किसी ने खुद से ख़ुदकुशी की है, या रॉबरी किसी ने चोरी की है, या किसी ने दरवाज़ा तोड़ के कोई अंदर आ गया है, तो उसके हिसाब से डिफरेंट क्राइम सीन की टाइप्स के हिसाब से क्राइम सीन डिफरेंट होगा। कि हम कहेंगे कि ये वाले क्राइम सीन के ऊपर ये चीज़ हुई थी, तो ये वाला क्राइम सीन जो है वो एक होमिसाइड क्राइम सीन है, यहाँ पर किसी ने खुदकुशी की है, ये सुसाइडल क्राइम सीन है, किसी ने किसी को मारा है, तो वो उसके हिसाब से हम उसको डिफरेंटली डिफ़ाइन करेंगे। बाय ऑर्गेनाइजिंग और डिसऑर्गेनाइजिंग ऑफ सीन, बाय ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीन। अच्छा, अब क्राइम सीन जो है वो को आल्सो हम उसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड है या डिसऑर्गेनाइज्ड है, मतलब चीज़ें बिखरी हुई हैं या चीज़ें एक जैसे थी वैसी पड़ी हुई हैं, और फिर हम के
एक में तो ये होगा ना कि एक क्राइम सीन वो होता है जिसके अंदर शीशे टूटे हुए हैं और लाशें पड़ी हुई हैं और बुरा हाल हुआ हुआ है, और एक क्राइम सीन ऐसा होता है कि जिसके अंदर बस एक बंदा मरा हुआ है लेकिन आसपास कोई चीज़ हिली भी नहीं है, सब वैसी अपनी जगह के ऊपर है। तो उसके हिसाब से भी क्राइम सीन जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सीन है या डिसऑर्गेनाइज्ड है। इस तरह हम क्राइम सीन को डिफ़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, कि फिज़िकल लोकेशन कौन सी है, वो इंडोर है, किसी घर के अंदर हो रहा है, या आउटडोर है, या किसी व्हीकल में है, किसी गाड़ी के अंदर हो रहा है। तो जो भी वो क्राइम सीन होगा उसकी लोकेशन के हिसाब से, फिज़िकली लोकेशन के हिसाब से भी हम उसको डिफरेंटली डिफ़ाइन करेंगे। फिर हम उसको करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर के हिसाब से, कि वो जो क्रिमिनल है उसका क्या सीन था, उसने किस तरह कत्ल किया होगा, वो पैसिव है या वो एक्टिव है, उसके हिसाब से भी हम क्राइम सीन को डिफ़ाइन करते हैं। इवन विद दिस क्लासिफिकेशन नो सिंगल डेफिनेशन एडिक्वेटली वर्क्स फॉर एवरी सीन। ठीक है, उसने कहा है कि इतनी सारी क्लासिफिकेशन के अलावा भी हर क्राइम सीन डिफरेंट होगा, हम एक डेफिनेशन को सारे ही तरह के क्राइम सीन के ऊपर नहीं फुलफिल कर सकते। अल्टीमेटली द सीन इज़ अ कॉम्बिनेशन और एडॉप्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट इज़ डिटरमिन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। अल्टीमेटली क्राइम सीन वही होता है जो इन्वेस्टिगेटर के ऊपर होता है कि वो इसको किस तरह डिफ़ाइन करे, कैसे वो उसको क्लासीफाई करे। द डेफिनेशन ऑफ क्राइम सीन शुड नेवर इस्टेब्लिश इमूवेबल बाउंड्रीज। तो ये फ्लेक्सिबल डेफिनेशन नहीं है, इट इज़ कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टिगेटर, कि वो उस क्राइम सीन को किस तरह देख रहा है। आगे है बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड एंड द लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, लॉजिक एंड फोरेंसिक टेक्निक्स इन्वॉल्व। अब क्या क्या होता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में, क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले है रिकॉग्निशन में हम क्या करते हैं, हम क्राइम सीन के ऊपर पहुँचे, हमने क्राइम सीन का सर्वे किया, देखा सारा कुछ, डॉक्यूमेंटेशन की और चीज़ें उठाई। फिर होती है आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, लैब में वो सारी की सारी एविडेंस को लेके जाते हैं, कंपैरिजन टेस्टिंग करते हैं और रिजल्ट्स लेते हैं। फिर होती है इंडिविजुअलाइजेशन, जिसके अंदर हम इवेलुएट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कि ये वाला इंसान ही क्रिमिनल है या नहीं। फिर होती है रिकंस्ट्रक्शन में हम दोबारा से वो क्राइम सीन बना के देखते हैं ताकि हम 100% श्योर हो जाएं कि ऐसे ही हुआ होगा, और फिर हम उसकी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं टू द कोर्ट, और इस तरह हमारा केस रिजॉल्व होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट 4 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हम क्राइम सीन के ऊपर पहुंचेंगे, हम उसका सर्वे करेंगे, हम उसमें से चीज़ें उठा लेंगे और फिर हम उसके लैब में लेके जाएंगे, लैब वाले उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, फिर टेस्ट के रिज़ल्ट आएंगे और फिर हम उन टेस्ट के रिज़ल्ट के ऊपर इंटरप्रेट करेंगे अपने रिज़ल्ट्स और फिर हम उसको प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। अब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे बेसिक गोल्स क्या होने चाहिए, कि हमने क्या क्या चीज़ें पता करानी होती हैं। एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में हम क्या चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि क्या हुआ होगा, वेयर डिड इट हैपन, ये किस जगह पर हुआ होगा, किस टाइम हुआ होगा, ये ऐसे क्यों हुआ, हाउ मे हैव परपेरेटेड दीज एक्शंस, हु मे हैव, ये काम कौन कर सकता है, हु वाज द इंसिडेंट कैरिड आउट, हाउ वाज, और ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ होगा, कि हम ये पता कराएंगे कि कैसे ये क्या चीज़ हुई, असल में असल वाक़या क्या था, क्योंकि कोई भी वहाँ पे नहीं था ना, लेकिन हमने ये चीज़ चेक करनी है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, किस टाइम पर हुआ था, क्या कंडीशंस थी, उस इंसान ने ऐसा किया तो किया क्यों, और पूरा का पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ होगा, वो किस तरह से आया होगा, इधर वो दरवाजे से आया है या वो दरवाजे से आया है, या चाबी से दरवाज़ा उसने खोला है, या उसने दरवाज़ा खिड़की तोड़ दी है या छलांग मारी है छत से, किस तरह क्या हुआ है, पूरा का पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ, पहले वो कौन से कमरे में गया, बाद में वो किस जगह पे गया, पहले उसने इस बंदे को मारा या पहले दूसरे बंदे को मारा, तो क्या हुआ उस जगह पर, वो सारा कुछ अचीव करना हमारा बेसिक गोल होता है। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्राइम सीन के ऊपर आपने कभी नहीं करनी, ना कभी खाना है, ना पीना है, ना स्मोकिंग करनी है, क्योंकि ऐसी सब चीज़ें करने से क्या होगा, कंटामिनेशन हो जाएगी। कंटामिनेशन होने का मतलब ये है कि आपका क्राइम सीन सारा का सारा स्पॉइल आउट हो गया। अब वहाँ पर आपके अपने जो हैं, आपकी अपनी एविडेंसेस हैं, आपके अपने फिंगरप्रिंट्स लग गए हैं, आपकी अपनी चीज़ें लगी हैं, तो आप अब रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकोगे कि पहले वो क्राइम सीन कैसा था और अब इसमें क्या चेंजेस हैं और असल में कौन क्रिमिनल है, तो आप उतना ही दूर हो जाओगे उस क्रिमिनल से। अब मैंने ये कहा कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे ना कि हम उस क्राइम सीन के ऊपर जाएंगे। तो वो कौन सा इंसान होता है जो सबसे पहले उस क्राइम सीन के ऊपर जाता है और वो जाके करता क्या है, अब ये सारा कुछ हमने करना है। जो सबसे पहले
इंसान जाता है क्राइम सीन के ऊपर वो होता है इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर, या जो होता है जो सबसे पहले जाता है वो एक ऑफिसर होता है जो सबसे पहले जाता है और क्राइम सीन को सीज़ कर देता है कि आना जाना किसी का बंद हो जाता है। अब वो क्या काम करता है और कैसे करता है हम ये देखेंगे। इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर सबसे पहला इंसान होता है जो क्राइम सीन के ऊपर पहुंचता है। इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स आर नॉट क्राइम सीन प्रोसेसर्स। ये वो इंसान होता है जिसने जाके क्राइम सीन से चीज़ें नहीं उठानी होती, इसकी ड्यूटीज़ और होती हैं। मतलब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एक बंदे का काम नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं और हर इंसान को डिफरेंट ड्यूटी असाइन होती है और उसने सिर्फ वही करनी है। ऐसे घूम घूम के दूसरों के कामों में अड़ना नहीं है, वरना हमारा क्राइम सीन सारा ख़राब हो जाएगा। तो इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर वो इंसान होगा जिसने प्रोसेस नहीं करना है क्राइम सीन, जिसने जाके चीज़ें नहीं उठानी है। उस देयर एक्शंस हाउएवर सेट द स्टेज फॉर अ सक्सेसफुल क्राइम सीन एग्जामिनेशन। लेकिन उसने ऐसे वाले काम करने हैं जिसकी वजह से हमारा क्राइम सीन कंटेमिनेट होने से बच जाए। उसने जाके सबसे पहले प्रिजर्वेशन करनी है। क्राइम सीन्स आर नॉट एन एबनॉर्मल सर्कमस्टांस, दे आर डेल्ट विद द पुलिस बाय एनी क्रिटिकल इंसिडेंट वुड बी। तो सबसे पहले जो इंसान वहाँ पे जाता है वो यूजुअली पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट और गोल्स, व्हेन प्रेजेंटेड विद एनी क्रिटिकल इंसिडेंट, जब कोई क्रिटिकल इंसिडेंट्स हो जाए तो क्या होता है, द इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर हैज़ 2 बेसिक गोल्स। यूजुअली क्राइम सीन पे इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर का क्या होता है मकसद के, उसने प्रिजर्वेशन करनी होती है क्राइम सीन की, कि लोगों को दूर दूर कर देना है, क्राइम सीन सील कर देना है। वो मैं दिखाती हूँ आगे क्या क्या करना है। अब कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रही है, कोई क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, तो उस टाइम के ऊपर उसके 2 गोल्स होते हैं। ब्रिंग द साइट अंडर कंट्रोल, कि उस जगह को अंडर कंट्रोल कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आग लग गई है तो सबसे पहले उसका क्या काम होगा कि आग बुझानी है। अगर लोग मर रहे हैं तो सबसे पहले उसका क्या काम होगा कि उन्होंने उसकी जानें बचानी है। कि अगर कोई ब्लास्ट होने वाला है तो सबसे पहले उसका क्या काम होगा कि वो ब्लास्ट को रोकना है। कोऑर्डिनेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और दूसरे लोग जो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी है और उनसे हेल्प लेनी है। दीज गोल्स आर एप्लीकेबल टू द क्राइम सीन्स एज वेल। क्राइम सीन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दीज इंसिडेंट गोल्स आर एक्सप्रेस इन 5 स्पेसिफिक क्राइम सीन ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या क्या हैं? डॉक्यूमेंट द क्राइम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अब उस बंदे ने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करनी है सारी की सारी चीज़ें। जब वो वहाँ गया, उसने देखा, उसने क्या क्या देखा, उसने वो नोट डाउन कर लेना है। उसने देखा, उसकी किस किस चीज़ों के ऊपर नज़र पड़ी, पहले वहाँ पे कौन सा इंसान खड़ा था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो इंसान वहाँ था कि नहीं था। डॉक्यूमेंट कर लेनी है हर एक चीज़, क्या कंडीशन थी, पंखे चल रहे थे या लाइटें चल रही थी, टेम्परेचर क्या था, जो चीज़ें भी उस टाइम के ऊपर दिख रही होंगी वो सारी की सारी उसने डॉक्यूमेंट कर लेनी है। इंश्योर ऑफिसर सेफ्टी, सबसे पहला काम उसका डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसने जितने भी साथ उसके लोग आए हुए होंगे जो उसके साथ हेल्प करा रहे होंगे उनकी सेफ्टी, कि ये ऐसे ना हो कि फॉर एग्जांपल अगर आग लगी हुई है किसी जगह के ऊपर या पेट्रोल पंप है वहाँ पे आग लग रही है, बाकी सारे के सारे जो लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी है ना, जो लोग उसके साथ आए हैं या जो और लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन सबकी सेफ्टी नेसेसरी है। वो सबको दूर कर देगा वहाँ से ताकि ब्लास्ट ना हो जाए, तो वो इंश्योर करना फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर की ड्यूटी होता है। प्रोवाइड फॉर इमरजेंसी केयर, जो लोग मर रहे हैं उनको फ़ौरन से इमरजेंसी पे लेके जाना, ये उसकी ऑब्जेक्टिव है। सिक्योर एंड कंट्रोल द सीन एंड ऑल दोज इन इट, सब कुछ सिक्योर करना और कंट्रोल करना सीन को। रिलीज़ द सीन टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और फिर सारा कुछ अंडर कंट्रोल करके जिस बंदे ने इन्वेस्टिगेट करना है वो आ जाएगा और फिर उसको सारी मटेरियल जो कुछ भी उसने डॉक्यूमेंट किया होगा, लिखा होगा, वो उसको हैंड ओवर कर देना और बताना है कि ये मैंने देखा, ये सब कुछ मैंने किया, और फिर वहाँ से चला जाना है। तो क्राइम सीन जो फर्स्ट इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर होता है उसका सिर्फ इतना सा काम होता है। अब हम देखते हैं कि उसके जो काम है वो कैसे कर रहा होता है, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इनिशियल रिस्पॉन्डिंग the initial responder must keep track of the oftentimes quite chaotic information provided. This includes knowing where this information came from. Examples of the importance of this include claims by reporting individual information that may result in investigative red herrings, suspect who acknowledge facts they should not have known, all of which may be critical at some future date. Document information provided, फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर का बेसिक काम ये होता है कि वो कीप ट्रैक करे सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस को। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो एंटर होता है क्राइम सीन के ऊपर, तो उसने क्या देखा, कौन लोग वहाँ पर थे, उसने कैसे लोगों को साइट पर किया, कितने लोग साइट पर हो गए, कितने नहीं हुए, और उसका काम होता है कि जो सस्पेक्ट हैं उनको अलग कर दे क्राइम सीन से, और जो हमारे पास जिन लोगों ने क्राइम सीन देखा है,
जो लोग विटनेसेस हैं उनको अलग कर दे, ताकि कोई उस टाइम के ऊपर वो सस्पेक्ट उस जिस बंदे ने क्राइम देखा है उसको कुछ कह कू के ख़त्म ना करा दे, और जिन लोगों को मेडिकल एड चाहिए उनको दे दे। हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना होता है इसका काम। फिर है इंश्योर ऑफिसर सेफ्टी। द फर्स्ट रिस्पॉन्डर कैन नॉट बिकम कैजुअलिटीज़ देमसेल्व्स। अब उसका ये काम नहीं है, ये ना हो कि वो खुद जाके खुद ही मर जाए, ऐसे नहीं होना। अपनी सेफ्टी और अपने साथ जितने भी लोग हैं उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफिसर सेफ्टी इशूज़ एट अ क्राइम सीन इंक्लूड्स क्राइम्स इन प्रोग्रेस और सस्पेक्ट स्टिल ऑन सीन। अब ऑफिसर की सेफ्टी क्यों ज़रूरी होगी? क्योंकि हो सकता है कि क्राइम अभी हो रहा हो, इन प्रोसेस हो, या सस्पेक्ट अभी भी वहाँ हो। अगर एक बंदे ने इसका कत्ल कर दिया तो वो 2 लोगों का और भी कर देगा, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इंश्योर करनी है सेफ्टी। नेचुरल हैज़र्ड्स हो सकते हैं दैट में बी इनहिबिट और हार्म द इनिशियल रिस्पॉन्डर। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लास्ट होने वाला हो, आग लगी हुई हो, पेट्रोल को आग लगी हुई हो, तो इस तरह के कोई सीन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जो है उसको अपनी लाइफ का रिस्क हो। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है। मैन मेड हैज़र्ड हो सकते हैं कि कोई इंसान चाकू लेके घूम रहा हो, या किसी ने आग लगा दी हो, या किसी के पास गन हो, वो गोलियां मार रहा हो। तो ऐसे सारी की सारी चीज़ों से इंश्योर करना है, सेफ्टी इंश्योर करनी है उसने। प्रोवाइड एमरजेंसी केयर। एमरजेंसी केयर का मतलब ये है कि जितने भी लोग वहाँ पे मर रहे होंगे, सबसे पहले तो उसकी ये ड्यूटी है ना कि उसको उठाए। सबसे पहले उसने सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर लेना है, फिर उसने सेफ्टी इंश्योर करनी है, फिर उसने एमरजेंसी केयर जिन जिन लोगों को एमरजेंसी चाहिए होगी उन लोगों को उसने भेज देना है हॉस्पिटल्स, कि कोई मर ना जाए। सिक्योरिटी में हैव टू क्राइम सिक्योरिटी में हैव टू वेट। प्राइमरी रोल ऑफ एमरजेंसी केयर इज़ लाइफ सेविंग ऑलवेज टेक प्रायोरिटी ओवर एविडेंस एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने जान बचानी है, उसके बाद आपने एविडेंस कलेक्ट करने हैं। किसी की जान बचाने के पीछे चाहे एविडेंस ख़त्म हो जाए, इट्स ओके, पर कोई मर जाए वो अलाउड नहीं है। जहाँ तक आपसे होगा आपने लोगों को बचाना है। For the sake of evidence preservation, initial responder do not have the authority to prevent emergency care EMS access to a scene। अच्छा, मेडिकल ऑफिसर्स अब क्या है, प्रिजर्वेशन करने के लिए कि एविडेंस ना ख़राब हो जाए, तो वो क्राइम सीन में किसी को आने ना दो, और जो लोग मर रहे हैं उनको मरने दो, ऐसे नहीं करना है कभी भी। उसकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जिन जिन लोगों को मेडिकल एड चाहिए उन लोगों को मेडिकल एड प्रोवाइड करे। जहाँ जहाँ पर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डॉक्टर आए, डॉक्टर को लेकर आए, या जहाँ पर अगर इतना ज़्यादा सीवियर केस है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाए। They can act in the background to try and preserve evidence or scene aspects as ESM conduct life saving operators। ESM जो है वो मेडिकल ऑपरेटर है। Only in cases of obvious death, petrified body deprivation should EMS be prevented from entering a crime scene। सिर्फ उस सीन के अंदर जहाँ पर ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, मतलब एक लाश पड़ी हुई है। अब लाश पड़ी हुई है तो फिर किसी मेडिकल ऑफिसर को बुला के हमने क्राइम सीन ख़राब नहीं करना है, तब उसको वहीं पड़े रहने देना है, और जो है बाकी का सीन जो है हमने सारा का सारा सील आउट कर देना है, और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। अगर बंदा ज़िंदा है, सांस ले रहा है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हमने एमरजेंसी केयर उसको देनी है। अगर वो बच रहा है तो हमने उसको बचाना है। आगे उसका काम होता है सिक्योर एंड कंट्रोल द सीन। सिक्योर कर ले पूरा का पूरा सीन, सब लोगों को वहाँ से निकाल दे, और कंट्रोल कर ले कि कौन बंदा एंटर हो रहा है, कौन बंदा एग्जिट हो रहा है, उसको पता हो। एक्सपेक्ट अ सर्टन लेवल ऑफ काउस एट द क्राइम सीन, के जब एक दफ़ा शोर मच जाता है ना तो उस सबको कूल डाउन कर दे, लोगों को दूर दूर कर दे फ्रॉम दोज chaotic conditions। The initial responder is charged with bringing control to the situation। This involves 2 aspects: controlling all parties present, physically securing the scene as well as possible। कंट्रोलिंग द पार्टीज़ प्रेजेंट। अब जो जिस फॉर एग्जांपल अगर 2 लोगों के 2 पार्टीज़ आपस में लड़ाई हो रही है, तो वो दोनों पार्टीज़ वहाँ पे हैं ना, तो दोनों को सेपरेट कर देना है। विक्टिम्स, और उसने हर एक बंदे को डिफरेंट कर देना है, को रिकॉग्नाइज करके अलग अलग कर देना है। फॉर एग्जांपल ये बंदा जो है जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है वो विक्टिम को अलग कर देना है, अलग कैटेगरी में रख देना है, अलग साइड पर खड़ा कर देना है। जो विटनेस हैं जिन्होंने देखा है क्राइम सीन उनको अलग, और जो सस्पेक्ट है उनको अलग, ताकि आपस में मिक्स ना हो जाए, और वो क्राइम सीन जो चीज़ उन्होंने देखी है या जो कुछ उसको पता है वो एक दूसरे की इन्फ्लुएंस में आके झूठ ना बोल दे कोई। तो उन सबको अलग अलग करके उन्होंने जो कुछ भी देखा, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी राइट डाउन कर लेना है, उनकी टेस्टिमनी ले लेनी है।
Any individuals who are in no way involved are likely to be on scene by the time police arrive। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता क्या हुआ है, और जैसे ही क्राइम होता है वो आके रुक जाते हैं। जैसे रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सारी गाड़ियाँ रुकना शुरू हो जाती हैं, आदमियों को पता भी नहीं होता कि हुआ क्या है, सिर्फ देखने के लिए। तो क्राइम सीन फर्स्ट इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है, जब वो कंट्रोल कर रहा हो तो फिर ऐसे सारे लोगों को भी उसने सेपरेट कर देना है, विटनेस और विक्टिम और सस्पेक्ट को उन्होंने अलग कर देना है। द इनिशियल रिस्पॉन्डर मस्ट फंक्शनली आइडेंटिफाई दिस ग्रुप इन सम फैशन। तो उसके अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि उसको पता हो कि विक्टिम कौन सा है और विटनेस कौन सा है और सस्पेक्ट कौन सा है, ये अंडरस्टैंडिंग उसके पास होनी चाहिए। ब्रिंग देम अंडर कंट्रोल एंड रिमूव देम फ्रॉम द इमीडिएट सीन। उस इमीडिएट सीन से उन्होंने उसको अलग अलग करके दूर करके खड़ा कर देना है। डिटरमिन एज क्विकली एज पॉसिबल हु इज़ हु। जितनी जल्दी वो पता लगा लेगा कि ये वाला बंदा कौन सा है, ये वाला बंदा कौन सा है, उतना ही बेहतर है। वरना ये हो सकता है ना कि कोई ना कोई विटनेस जो है वो देख के कि ये तो पुलिस है और वो भाग जाए और कहे कि नहीं मैं तो ऐसे ही खड़ा था, मैंने तो कुछ नहीं देखा, या वो जो सस्पेक्ट है वो भाग जाए। तो जितनी जल्दी वो अंडरस्टैंड करेगा, इंटरप्रेट करेगा और उन लोगों को अलग अलग कर देगा, उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी वो जज करेगा उतनी ही जल्दी जो है वो उनसे निकलवा सकेगा बातें। फिर उसने क्या करना है, फिजिकली सिक्योर करना है क्राइम सीन। क्राइम सीन इंटेग्रिटी इज़ मच इंपॉर्टेंट एज गुड क्राइम सीन सिक्योरिटी। अब उसने फिजिकली सिक्योर करना है का मतलब ये है कि वो जो हम वाइट येलो वाली टेप नहीं लगा देते दोनों क्राइम सीन के ऊपर कि ये वाली जगह है यहाँ पर डू नॉट एंटर, वो कर देना है कि अब कोई बंदा अंदर ना घुसे ताकि क्राइम सीन हमारा ख़राब ना हो। डिस्पाइट द काउस द इनिशियल रिस्पॉन्डर हैज़ अ क्राइम सीन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसको सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दिस मीन्स आइडेंटिफाइंग द इनिशियल क्राइम सीन प्रीमियर एंड रिमूविंग ऑल द पार्टीज फ्रॉम इट। डिफाइनिंग एन इनिशियल पैरामीटर। अब वो कैसे, अब एक और बात है, अब एक क्राइम सीन है, उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि वो क्राइम सीन कहाँ तक है, कि एक कमरे में क्राइम हुआ है फॉर एग्जांपल। अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये इस कमरे में ही क्राइम हुआ है या इसके आसपास भी क्राइम हुआ है। तो वो क्राइम सीन को किस तरह लिमिट करेगा। एवरी क्राइम सीन इज़ डिफरेंट बट देयर आर 3 फैक्टर्स दैट हेल्प द ऑफिसर आइडेंटिफाई द इनिशियल पैरामीटर। दीज फैक्टर्स आर और एरियाज ऑफ कंसिडरेशन आर प्राइमरी फोकल पॉइंट्स, नेचुरल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड सेकेंडरी सीन्स। अब उसने सबसे पहले तो देखना है कि किस जगह के ऊपर क्राइम हुआ है, कितनी जगह हो सकती है, और उस जगह के ऊपर उसने क्या करना है, चेक करना है कि प्राइमरी फोकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन सी मेन जगह हैं। और फिर उसने देखना है कि नेचुरल एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट कौन से हैं, कहाँ कहाँ से लोग घुस सकते हैं इस जगह पे और कहाँ कहाँ से लोग बाहर जा सकते हैं। और फिर उसने ये भी देखना है कि इन्हीं सेकेंडरी सीन तो नहीं है, कोई ऐसे हो सकता है ना कि प्राइमरी क्राइम सीन एक जगह पे हो और दूसरी जगह पे जाकर कहीं सेकेंडरी क्राइम सीन हो। तो उसने सबसे पहले यही चीज़ का सर्वे करना है और डिफ़ाइन करनी है लिमिट कि कौन कितनी जगह जो है वो क्राइम सीन है, ये भी उसने जज करना है। ये उस सारी जजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर की ही है। Primary focal points are always obvious to the observant officer. They may include the body or large blood pools, areas ransacked or disturbed, areas where evidence should be shell casing और ठीक है। प्राइमरी फोकल पॉइंट्स मतलब कौन सी जगह पे क्राइम हुआ है, कौन सी जगह पर असल में ही सब कुछ हुआ होगा, वो फ़ौरन से जाके देखेगा तो वो जज कर लेगा। वो जगह कौन सी हो सकती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ हो और जो एरिया सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हों, वहीं पर हुआ होगा ना क्राइम। या ऐसी जगह जहाँ पे शेल केसिंग पड़ी हुई हो गन की और गन पड़ी हो, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हों, तो वो ऑब्वियसली उसको पता लग जाएगा। तो उसको पता लग जाएगा ये वाली जगह जो है वो फोकल पॉइंट है, यहाँ पर क्राइम हुआ है। फिर नेचुरल एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे ढूंढेगा वो, नेचुरल एवेन्यूज़ ऑफ एंट्री टू एग्जिट टू दोज प्राइमरी फोकल पॉइंट्स आर आल्सो ऑफ इंटरेस्ट। क्रिमिनल्स मस्ट एंटर एंड देन एग्जिट इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द क्राइम, क्योंकि क्रिमिनल जो है वो आया भी होगा और गया भी होगा, तो सबसे पहले हमें सीजर करनी होंगी वो वाली जगह। फॉर एग्जांपल अगर एक बिल्डिंग में क्राइम हुआ है तो जैसे ही हमें पता लग जाता है कि वो सस्पेक्ट अंदर ही कहीं है, तो हम जो कहते हैं वो बिल्डिंग के सारे डोर्स बंद करवा देते हैं सबसे पहले कि वो बाहर ना जा पाए। तो वो इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर ने देखा ना, फ़ौरन से जज किया और फ़ौरन से उसने एग्जिट और एंट्री पॉइंट सीज़ कर दिया ताकि कोई अंदर भी ना आ सके, वो बाहर भी ना जा सके, और फिर बाकी लोगों को उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया। तो इस तरह इनको जज करना इम्पॉर्टेंट है।
These avenues of entry and exit often hold significant evidence, और इन सारी की सारी जगहों के ऊपर जहाँ से एंट्री हुई होगी और जहाँ पे एग्जिट हुआ होगा वहाँ पे हमारे पास चांसेस हैं कि बहुत सारा एविडेंस मिल जाएगा, क्योंकि जब उसने एंटर किया होगा तब भी उसकी कोई फिंगरप्रिंट्स, कोई फुटप्रिंट्स, कोई ना कोई चीज़ रह गई होगी, और जब उसने एग्जिट किया होगा तब भी कोई ना कोई मार्किंग रह गई होगी उसकी उस जगह के ऊपर, तो वहाँ से हमें उसका डाटा मिल सकता है। सेकेंडरी सीन्स अब कैसे देखते हैं? सेकेंडरी सीन्स आर द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट दैट मे बी एनीथिंग बट ऑब्वियस, वो भी ऑब्वियस होते हैं। दे मे बी स्टैगिंग एरियाज वेयर द क्रिमिनल वेटेड बिफोर और फ्लेड टू आफ्टर दिस क्राइम, वो ऐसी जगह होगी जहाँ पर क्रिमिनल जो है उसने इंतज़ार किया होगा भागने, क्राइम करने से पहले उसने इंतज़ार किया होगा, या बाद में वो वहाँ पे रुका होगा और फिर भाग गया होगा। वो वाली सारी जगह जहाँ पर क्रिमिनल घूम फिर सकता है वो जगह होगी क्राइम सीन। दे आर ऑफन लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द क्राइम सीन एंड मे बी ओवरलुक्ड। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन विल हेल्प आइडेंटिफाई दीज। कंट्रोलिंग द इनिशियल पैरामीटर्स, अब वो जो इनिशियल पैरामीटर्स उनको कंट्रोल कैसे करना है? वंस द इनिशियल पैरामीटर इज़ डिफाइंड, अब उस बंदे को पता चल गया है कि ये वाली जगह पे क्राइम हुआ और ये जगह एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, और जो है सेकेंडरी सीन ये हो सकते हैं, तो अब वो उसको लिमिट कैसे करेगा? इनिशियली द ऑफिसर यूजेस वर्बल कमांड टू ट्राई एंड रिमूव इंडिविजुअल फ्रॉम दिस एरिया। सबसे पहले तो वो आवाज़ दे के कहेगा ना कि यहाँ से हट जाओ हट जाओ हट जाओ। द मोर काउटिक द सिचुएशन द लेस इफेक्टिव दिस टेक्निक, जितना ज़्यादा रश शोर होगा उतना ही होगा कि लोग उसकी बात नहीं मान रहे होंगे। अब दूसरा क्या होगा? दूसरी बात वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि फिजिकल बैरियर लगा दे ऑफ सम नेचर। उस टाइम पर जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसके हिसाब से वो हर्डल क्रिएट कर दे कि लोग ना आ सकें। फॉर एग्जांपल अगर एक क्राइम सीन जो है वो किसी रोड पर हुआ है तो आसपास गाड़ियाँ लगा के वो जगह बंद कर दे। A physical barrier of some nature is the only function way to cordon off the initial parameter. Crimes in entry and control log. अब जब उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, बंद कर दी जगह, तो अब कौन एंटर हो रहा है और कौन वहाँ क्राइम सीन से जा रहा है उसने उसकी पूरी लॉग बनानी है। जैसे आप यूनिवर्सिटी सुबह जाते हो तो अब आप जाना शुरू हो गए जब होगे तो देखोगे कि जैसे ही बस एंटर होती है जो है आपके स्टूडेंट कार्ड जो हैं वो चेक होते हैं या आपका नाम लिखा जाता है, तो वो लॉग्स बनते हैं कि कौन एंटर हुआ कौन एग्जिट हुआ। तो उस बंदे ने भी उस क्राइम सीन के इस तरह के लॉग्स बनाने हैं ताकि हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट हो सके। वंस द इनिशियल पैरामीटर इज़ इस्टेब्लिश्ड, जब उसने सारा कुछ बंद कर दिया एंड कॉर्डन्ड ऑफ, इट इज़ अ कंट्रोल्ड एरिया। अब वो कंट्रोल एरिया हो गया, वहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा, लेकिन अब कौन कौन सा ऑफिसर अंदर जाएगा और कौन कौन सा ऑफिसर बाहर आएगा उसकी भी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी। The initial responding officer should then establish a crime scene entry control log. The crime scene entry control log identifies who entered the scene, when they entered and when they left, or why they entered. This log is used to establish the integrity of the crime scene, कि वो मेंटेन रहे कि ताकि हमें पता हो कि कहाँ पर फॉल्ट आ सकता है, कौन बंदा गया और कौन बंदा आया, सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। द इनिशियल लॉग में बी नथिंग मोर देन नोटेड जॉटेड डाउन ऑन अ नोटबुक, तो नोटबुक के ऊपर आपने सिर्फ लिखना है, बट इट इज़ एन ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट अदर्स विल रिव्यू एंड एग्जामिन, और बाद में ये बार बार चेक भी होता है। दिस रिकॉर्ड कैन हेल्प एलिमिनेट क्लेम्स ऑफ क्राइम सीन इंटेग्रिटी एरर रेज्ड बाय काउंसिल एट सम लेटर डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सारा का सारा क्राइम जो है उसको रिजॉल्व कर लिया, आप कोर्ट में हो और कोर्ट में जो आपके साथ दूसरे प्रोसिक्यूटर हैं वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो जो है क्राइम सीन के ऊपर जो है आपने कोई कंटामिनेशन हुई थी, कोई बंदा आया था, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम है कोई मोहम्मद था, मोहम्मद जो है वो क्राइम सीन में आया था और उसने ये चेंजेस कर लिए थे और ये जो आपका एविडेंस है ये तो गलत है। तो आप उसको किस तरह काउंटर बैलेंस करोगे कि आपके पास कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना कि वो बंदा आया भी था कि नहीं आया था, वो आया था तो उसका रीज़न क्या था। तो वो सारा कुछ तभी होगा ना जब आप कंट्रोल लॉग बनाया हुआ होगा। अब आप वो कंट्रोल लॉग चेक करोगे उसमें वो मोहम्मद नहीं होगा तो आप उनको बता सकते हो, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया ना कि ये तो नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं है। इस तरह वो ज़रूरी होता है। फिर एंड द एंड उस क्राइम इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर ने क्या करना है, उस क्राइम सीन और उस जगह को छोड़ के चले जाना है अगले बंदे के हवाले करके। वन सिक्योर्ड एंड अंडर कंट्रोल द इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीन अंटिल द अराइवल ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव टीम। जब तक इन्वेस्टिगेटिव टीम नहीं आ जाती तब तक वो वहाँ पे रहेगा। जब इन्वेस्टिगेटिव टीम सारी की सारी चीज़ों के साथ आ जाएगी तो फिर वो उनको हैंड ओवर कर देगा सारे के सारा डेटा और बता देगा क्या 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 उसने किया है और वहाँ से चला जाएगा। रिलीजिंग द सीन इंक्लूड्स डीब्रीफिंग द इन्वेस्टिगेटिव टीम।
तो रिलीज़ जब वो कर रहा होगा, सीन दे रहा होगा दूसरे बंदे को, तो वो डीब्रीफ करेगा, ब्रीफिंग देगा कि ये उसने कर दिया। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, जो चीज़ें उसने देखी जैसे ही वो पहुंचा वो बताएगा। ऑफिसर एक्शंस, क्या क्या उसने चेंजेस कराए उस सीन के अंदर वो बताएगा। सिक्योरिटी क्या थी और एसोसिएटेड इश्यूज कौन कौन से उसको आए थे वो बताएगा। एंड स्टेटस ऑफ एनी विटनेसेस, विक्टिम और सस्पेक्ट, और उन जगहों लोगों की क्या क्या स्टेटस थे वो सारा कुछ भी बताएगा। तो यहाँ तक पहला इंसान जो क्राइम सीन के ऊपर आता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और वो कैसे कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है।